5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 ही दर्जे आगे। इन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने किया, लेकिन तालीम जैसे मैथ्स के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत करना चाहते थे जिस पर आलीशान महल तैयार किया जा सके। कभी 1 साल का काम 2 साल में करते और कभी तो 3-3 साल तक एक ही क्लास में पढ़े रह जाते। आखिर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अरे तुम उधर क्या कर रहे हो? पढ़ो बैठकर। बस नहीं जाता। धोबी से कपड़े लाए? जाओ लेकर आओ। अभी? हाँ अभी तो पढ़ रहा था। मैंने बोला ना। तो सुनो, देखना कपड़े अच्छे से इस्त्री किए हो। हाँ ठीक है। सुनो, अब क्या रह गया? कपड़े गिनकर लाना। ठीक। अरे अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? जाओ। दूसरे का कुछ काम रह गया होगा। हाँ तो आपको परिचय करवा दूं, मेरा नाम है छोटे। परिवार में सबसे छोटा हूं ना। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मेरे बड़े भाई साहब। मैं परिवार में छोटा था। भाई साहब की उम्र लगभग 14 बरस थी और मैं 9 बरस का था, इसलिए मेरी तंबी और निगरानी का भाई साहब को पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि भाई साहब के हर हुक्म को, हर बात को कानून समझूं। भाई साहब कपड़े ले आया, अंदर रख दूं? भाई साहब स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम बस किताब खोले बैठे रहते। शायद कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब की हाशियों पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। और कभी कभार तो एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कई बार तो ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना तो कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। मसलन मैंने एक बार उनकी कॉपी पर ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों। दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्री युक्त राधे श्याम। 1 घंटे बाद उसके आगे कोई चेहरा बना हुआ था। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी चेष्टा की उस पहेली का कुछ अर्थ निकालूं, लेकिन सफल ना रहा। आखिर वो 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझ पाना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। तुम उधर क्या कर रहे हो? बैठो। पढ़ो। पढ़ रहा हूं। बोल बोल कर पढ़ो। Noun is the name of person, place or thing। मतलब संज्ञा ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का या जगह का या किसी भी चीज का नाम हो। आसान है, ये तो कोई भी पढ़ लेता है। ये क्या पढ़ रहे हो? अंग्रेजी में हिंदी क्यों घुसा रहे हो? ये मुझे ऐसे ही समझ आता है। ऐसे ही समझ आता है? हर चीज को सीधा भी पढ़ो उल्टा भी पढ़ो। नहीं समझे? समझाऊंगा। जैसे कि देखो, अर्थ इज राउंड, राउंड इज अर्थ। मेरे को दोनों तरह से आता है, सीधा भी उल्टा भी। ऐसे पढ़ो। देखा भाई साहब ने अपनी बेतुकी तरकीब किस तरह से मेरे मथे मर दी, और चाहते हैं मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन मेरा ये खुराफाती दिमाग ऐसे ही शांत थोड़ी होने वाला था। मैंने इसकी भी काट निकाल ली। भाई साहब आप कहते हैं किसी भी शब्द को सीधा और उल्टा दोनों तरह से पढ़ जा सकते हैं? हाँ। ये था टू द प्रिंसिपल, इसका उल्टा करूं? अरे चुप! ऐसी असभ्य और अश्लील बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
भैया आपके मुझे तो कहाँ सीधा होता। तुम रहने दो, तुम सीधा ही पढ़ो। आप कहते हो तो पढ़ता हूँ। मैंने बोला सीधा पढ़ो। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी ना लगता था। ये 1 घंटा किताब खोलकर बैठना मानो पहाड़ था। और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और उसमें भी अगर कोई साथी मिल जाए फिर तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर उससे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, गेट पर सवार, उसको आगे पीछे फाटकों को आगे पीछे कर मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में वापस लौटते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं। मुझे देखते ही भाई साहब का पहला सवाल यही होता, कौन है? यही सवाल हर बार इसी ध्वनि में बार बार मुझसे पूछा जाता, और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन था, एकदम चुप। ना जाने मेरे मुंह से इतनी सी बात क्यों ना निकलती कि यूं ही बाहर टहल रहा था, मगर नहीं। भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों के साथ मेरा सत्कार करें। इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे? अरे इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हंस ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल का काम नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो कोई ऐरा गहरा लट्ठू खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान ना हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, अपना खून चलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? कहने को तो आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने गूंगे हो जो मुझे देखकर भी समझ नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तो तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते, तुमने कभी मुझे देखने जाते देखा है? देखा कभी? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और उस पर भी एक दर्जे में 2-3 साल पढ़ा रहता हूँ। तो फिर ऐसे में तुम कैसे आशा कर सकते हो कि यूं खेल-कूद में वक्त पाकर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो केवल 2-3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह से उम्र गंवानी है तो उठो, घर चले जाओ, वहां जाकर खूब मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कुबाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? लड़ाई कहीं के, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब जवाब ही क्या था? अपराध किया है, अभी लताड़ कौन सा है? ऊपर से भाई साहब को उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते, मेरे जिगर के टुकड़े 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 हो जाते और हिम्मत टूट जाती। लेकिन फिर भी इस तरह से जी तोड़कर मेहनत कर पढ़ने की शक्ति मैं अपने में न पाता। और निराशा में कुछ देर के लिए ये सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बुद्धि से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जीवन खराब करूं? मुझे मूर्ख रहना स्वीकार था, लेकिन इतनी मेहनत, तौबा 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 तौबा। मुझे तो चक्कर आ जाते थे। लेकिन जिस तरह हर विद्यार्थी के साथ होता है, मेरा भी
घंटे 2 घंटे बाद वो निराशा के बादल फिर से छट जाते और मैं ये पक्का इरादा कर लेता कि आपसे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा और चटपट एक टाइम टेबल तैयार कर लेता। अब बिना कोई स्कीम बनाए, कोई नक्शा तैयार किए, कोई काम कैसे शुरू करूं भला? तो टाइम टेबल पे तो खेल कूद की मत बिल्कुल उठ जाती। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना, हाथ मुंह धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर बस्ता उठाना और स्कूल चल पड़ना। भाई साहब, स्कूल का समय हो गया, कहाँ रह गए आप? चलिए। और 3:30 बजे स्कूल से थके हारे लौटकर आधा घंटा आराम। और टाइम टेबल के हिसाब से पूरे 4 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाना। 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना और आधा घंटा खेलने के बाद 8 से 9 हिंदी कंपोजिशन, फिर रात का भोजन करना, 9 से 10 हिंदी ग्रामर, 10 से 11 विविध विषय, विश्राम। भाई साहब बत्ती बुझाओ तो मुझको नींद आ रही है। भाई साहब बत्ती बुझाओ ना, नींद आ रही है। उठ जाओ, बोर होगी। 5 मिनट और। अरे उठ जाओ। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे भगवान जी, मुझे परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करवा देना, आपकी अति कृपा होगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता। उठो, मन का विश्वास। अरे उठो छोटू, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी तो सोने में नहीं देते, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। वो मैदान की सुखद हरियाली, वो हवा के हल्के हल्के झोंके, वो फुटबॉल की उछल-कूद और कबड्डी के धाव-घात और वॉलीबॉल की फुर्ती और तेजी मुझे अज्ञान और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले आती। और वहां मैदान में जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख भर पुस्तकें, मुझे किसी का ख्याल न रहता। और भाई साहब को एक बार फिर से नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। अब तो मैं भाई साहब के साए से नहीं बचता, हरदम उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता। कमरे में भी इसी तरह दबे हुआ था, मानो भाई साहब को कानों कान खबर ना हो। जैसे उनकी नजर मुझ पर पड़ी और
गर्दन सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती हुई महसूस होती, जैसे अभी तो तलवार निकालेंगे और मेरा सर धड़ से अलग। लेकिन जिस तरह वह इंसान मौत और विपत्ति में फंस कर भी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं भी यूं डांट फटकार गुड़कियां खा खा कर भी कि खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता। अरे बरखुरदार, कुछ खबर भी है? परीक्षा की तारीखें आ गई हैं। अगर पास होना है तो अभी भी वक्त है। खूब जी लगाकर पढ़ो मेरी तरह, वरना फेल हो जाओगे। आपकी तरह? पर चुप, मस्करी करते हैं। पढ़ो बैठकर। बैठकर पढ़ो, मैं दूध लेकर आया। पता नहीं क्या मिलता है इतना पढ़ लिख कर, खुद तो पास होते नहीं। सालाना इम्तिहान हुए। जब इम्तिहान हुए तो नतीजे भी आए, और नतीजे देखे तो भाई साहब, अरे क्या है? नतीजे आ गए। आगे? हाँ चलिए। भगवान जी से पास करवा देंगे। अरे चलो भी। नतीजे देखे तो कुछ यूं पता चला कि भाई साहब तो फेल हो गए और मैं पास। गर्दने अव्वल आया हूं। अब मेरे भाई साहब के बीच में सिर्फ 2 ही साल का अंतर बाकी रह गया। मेरे दिल में तो ये आया कि भाई साहब को आड़े हाथ लूं और जरा इनसे पूछूं, आपने अपना कुंजी लाकर कौन सा तीर मार लिया? लेकिन भाई साहब बड़े दुखी और उदास लग रहे, इसलिए उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का विचार मुझे दिलचस्प जान पड़ा। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब मैं आजादी के साथ खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था कि अब अगर भाई साहब ने मेरी फजीयत करी तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मुझे देखिए, मजे से खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूँ। लेकिन नहीं, जुबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे हाव भाव में रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे बांध दिया। एक दिन जब भोर का सारा समय में गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय कमरे में पहुंचा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। भाई साहब, भूख लगी है, आओ आओ खिलाता हूं। क्या पकाया है? खुद ही देख। भूख लगी जोरों की भूख लगी। वैसा खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। आलू के पराठे। हाथ तो धो लो। मैं साफ ही धोए। आप कैसे हैं? बड़ी जोरों से भूख लगी है। मजा आ गया। भाई साहब, आपके हाथों में तो जादू है। मैं तो कहता हूँ राजा महाराजाओं के जो महाराज हैं, उनके रसोड़े में खाना बनाने वाले वो भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकते। उनके 56 भोगों में भी ऐसा स्वाद ना होगा। आपने आलू में जादू है। ऐसा करिए। अरे छोड़। देखता हूँ इस सब पास क्या हो गए, दर्जे में अव्वल क्या आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तो फिर तुम्हारी हस्ती ही क्या है? इतिहास में रावण का हाथ तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? क्या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है।
बड़ी चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। यूं तो आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है, लेकिन हम इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि संसार के अनेकों राष्ट्र इनके आधिपत्य को स्वीकार ही नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता उसके दास थे। मगर अंत में क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू पर पानी देने को न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर घमंड ना करे, अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया तो दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी तो पड़ा ही होगा। उसे भी ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे सच्चा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। तो अंत में क्या हुआ? क्या हुआ? स्वर्ग से निकालकर नर्क में ढकेल दिया गया। शाहिरूम के बारे में भी तो पढ़ा होगा, उसे भी अभिमान हुआ था, तो भीख मांग मांग कर मर गया। अभी तो केवल तुमने एक ही दर्जा पास की है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। फिर तो तुम आगे पढ़ चुके। यूं समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए,